एक प्रॉब्लम और करते हैं बच्चों, जैसे कि मान लो आपके सामने दिया जाए कि एक डिस्क है, ये हिंज्ड है, डिस्क रेडियस आर, ठीक है ना। इधर 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर 400 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर अगेन आपका 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 4 फोर्सेस लग रहे हैं और हमें इक्विवेलेंट 1 फोर्स सिस्टम से रिप्लेस करना है। रिप्लेस ऑल द फोर्सेस बाय 1 सेट फोर्स। एक फोर्स से इक्विवेलेंट का मतलब वही है कि वो बताओ मुझे पोजीशन क्या, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, सब कुछ। पहले तो ध्यान से देखो, पहले सबसे पहले रिजल्टेंट निकालते हैं। तो रिजल्टेंट देखो कितना आया, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट 300 न्यूटन आ रहा है, देखो 400 100, ऊपर की तरफ कितना आ रहा है 400, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन इधर आएगा 500 न्यूटन और ये 53 डिग्री। बहुत बढ़िया। तो यानी एक बात समझ में आया किसी बच्चे को कि सर एक तो या इधर लग सकता है 500 न्यूटन या तो इधर लग सकता है 500। दो पॉसिबिलिटी है, दोनों में से कौन सा चलेगा। देखो कैसे, ये वाला फोर्स किधर घुमाना चाहता है, इधर। ये 400 आर किस सेंस में, ऐसे घुमाना चाहता है, प्लस ये किधर घुमाना चाहता है, तो 200 आर ये भी इसी सेंस में घुमाना चाहता है। ये किधर चाहता है, ये 200 आर इस सेंस में घुमाना चाहता है। ये किधर चाहता है, ये 100 आर ये भी इसी सेंस में घुमाना चाहता है। तो इसका सेंस, इसका सेंस, इसका एक जैसा, 2 2 4 तो 6 एक साथ, और ये 2 माइनस कर दे तो 500 आर ये टॉर्क आना चाहिए। तो वो 500 तो है ये दोनों, चलो ठीक है। तो लेकिन इस सेंस में घूमता हुआ आना चाहिए, इस सेंस में बस यही घुमाएगा, ये तो नहीं घुमाएगा। तो आंसर आ गया कि यही आ गया 1 फोर्स सिस्टम, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम हम लोग कर लेंगे, बहुत आसान सी बात है ये, इक्विवेलेंट फोर्स से रिप्लेस करना। तो पहले फोर्स का इक्विवेलेंट निकाल लिया करो, उसके बाद में वही फोर्स का टॉर्क भी उतना ही होना चाहिए जितना सारे फोर्सेस का मिला के था। अब हम लोग बात करते हैं एकदम से रोटेशनल मोशन। हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एनएलएम पढ़े हैं। एनएलएम, फिर वर्क पावर एनर्जी, फिर सेंटर ऑफ मास, ये 3 चैप्टर पढ़े। किसके लिए पढ़ चुके हैं हम लोग ये हम लोग प्योर ट्रांसलेटरी मोशन, बोलो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए पढ़ चुके हैं। प्योर ट्रांसलेशन, जैसे एक ऑब्जेक्ट चल रहा है, इस पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, तो इसका एक्सेलरेशन आ गया F/m5 मीटर पर सेकेंड, ये सब पढ़ चुके हैं। एक ऑब्जेक्ट चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, ये सब भी पढ़ चुके हैं। वर्क पावर एनर्जी सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो प्योर ट्रांसलेशन में पढ़े हैं। अब वही चीज़ रोटेशन में पढ़ेंगे एक एक करके। तो एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं एनएलएम में। देखो कैसे पढ़े थे एनएलएम में। सबसे पहले हम लोगों ने इक्विलिब्रियम वाली प्रॉब्लम पढ़े थे। याद आ रहा हो तो आपको मैं याद दिला दूं। तो हम लोगों ने, याद करो, ऐसे प्रॉब्लम आते थे ना कि ये फोर्स है, बताओ ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम में रहे, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन किए थे। वैसा अभी यहाँ पे शुरू करते हैं। अभी तक इक्विलिब्रियम हम लोग बात करते थे, इक्विलिब्रियम का मतलब समझते थे नेट फोर्स 0 होना। अब रोटेशन में इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, पहली बात, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट if F net
इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स उस पर 0 हो, बहुत महत्वपूर्ण एक बात। एंड ये तो हो ही, एंड टाउ नेट इज ऑल्सो 0 अबाउट एनी पॉइंट। दुनिया के किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होना चाहिए, क्योंकि टॉर्क तो पॉइंट पे डिपेंड करता है ना कितना आ रहा है। ये दोनों ही बात 0 हो तभी सिस्टम को बोला जाता है इक्विलिब्रियम में। हम लोग जब पढ़ रहे थे तो देखो इक्विलिब्रियम का मतलब बस इतना होता था कि ये वाला सिचुएशन हम आपको बताते थे कि इधर देखो 10 न्यूटन लग रहा है तो इधर भी 10 न्यूटन लगेगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में बोला जाएगा। तो आप लोग मान भी जाते थे, हाँ सर बिल्कुल सही बात आपने बोल दिया, कितना अच्छा बताया। लेकिन मैं एक बात तब नहीं बताता था बेटा, लेकिन अगर ये रॉड हो गया और 10 न्यूटन यहाँ पे लगा दिया, 10 न्यूटन यहाँ पे लगा दिया, तो देखो ये तो घूम जाएगा। और अब घूम रहा है ऑब्जेक्ट, तो वो इक्विलिब्रियम में तो नहीं बोला जाएगा। जैसे ये है मार्कर, तो मैं बोलूँ 10 न्यूटन इधर से लगाऊँ इस साइड और 10 न्यूटन इधर से लगाऊँ, तो आपकी थ्योरी के अनुसार तो ये तो इक्विलिब्रियम में आ गया। लेकिन ईमानदारी से बताओ क्या ये ऐसे घूमने लगेगा कि नहीं? तो घूमने लगेगा, तो उसे इक्विलिब्रियम नहीं बोलते हैं। अब आप कहोगे कि सर तब आपने गलत उस समय पढ़ा दिया था कि इस समय गलत पढ़ा रहे हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं तब भी गलत नहीं बताया था, आज भी नहीं। उस समय बस बात यह था कि हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट पढ़ते थे, हम लोग रिजिड बॉडी नहीं पढ़ते थे, हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट पढ़ते थे। पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसे है, एक पॉइंट बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है, तो इस पर इधर से फोर्स लगाना, एक फोर्स लगाना, तो दोनों एक ही जैसा हो जाता है। ये घूमने की टेंडेंसी इसकी नहीं होती। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, बहुत छोटे से ऑब्जेक्ट के लिए अगर एक कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए इधर से फोर्स लगाओ, इधर से लगाओ, ये रोटेट की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। आप इसीलिए चैप्टर पढ़े हो सेंटर ऑफ मास, कि ऑब्जेक्ट दुनिया में सेंटर ऑफ मास पढ़े हो, कि भाई दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट हो उसका एक पॉइंट होता है जहाँ पे सारा मास एज्यूम किया जाता है, तो उसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो हम लोग सेंटर ऑफ मास के पहले की पढ़ाई फिजिक्स की वो पॉइंट मास के जैसा किए थे। अब हम लोग मान के चल रहे हैं ऑब्जेक्ट कैसा भी हो सकता है। तो ये देखो नेट फोर्स 0 होने के बावजूद भी रोटेट कर सकता है, तो इसके लिए क्या और होना चाहिए? स्टेशनरी स्टेट में रहने के लिए टाउ नेट 0 होना चाहिए। टाउ नेट तो हमें पता होता है सर कि ये तो पॉइंट पे डिपेंड करता है, तो मैं बोलूँ कि दुनिया के सारे पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होना चाहिए। अब आप कहोगे कि सर ये मैं कैसे प्रूफ कर पाऊँगा कि दुनिया के सारे पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होगा? तो इतना प्रूफ तो आपको याद करो, इससे पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि अगर नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स अगर 0 है तो टाउ कांस्टेंट आता है दुनिया के हर पॉइंट के अबाउट। ये बात तो पिछले लेक्चर तक बता दिया था कि एफ नेट 0 है तो ये कांस्टेंट आता है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 0 है, आपने प्रूफ कर दिया, उसके बाद ये कांस्टेंट आता है सबके अबाउट, तो कांस्टेंट वैल्यू सबके अबाउट अगर बराबर आ रहा है तो किसी एक के अबाउट 0 प्रूफ कर दो तो क्या आप सबके अबाउट 0 हो गया? तो बिल्कुल किसी भी एक पॉइंट के अबाउट आप 0 प्रूफ कर दो। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ये इक्विलिब्रियम वाली बात हो गई। 2 चीज़ें प्रूफ करना होगा आपको, जैसे कि सबसे आसान क्वेश्चन से उठाते हैं। एक रॉड है, आप खुद सोचो, एनएलएम के अनुसार रॉड वगैरह अपने पास तो नहीं रहता था, हम लोग पॉइंट मास मानते थे। आप इमेजिन करो कि इसका मास अगर मान लो ये 2 मीटर का है, 5 kg का मास है। अब एनएलएम के अनुसार यहाँ से भी अगर हम इसको अटैच कर दें तो इतना टेंशन होना चाहिए, लेकिन ईमानदारी से आप बताओ क्या ऐसे अटैच करने से रुकेगा क्या? ये तो घूम जाएगा। इसलिए मुझे 2 स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा प्रैक्टिकली। और वो भी बात करो कि चलो मैं बोलूँ एक स्ट्रिंग यहाँ पे लगा है, दूसरा स्ट्रिंग यहाँ पे लगा दे, यहाँ से 1 मीटर की दूरी पे, ये चलो 4 मीटर ले लो कैलकुलेशन आसानी के लिए, 1 मीटर की दूरी पे। अब मुझे बताओ कि ये दोनों स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा? तो दोनों स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, तो करने का तरीका बहुत आसानी से, FBD बहुत ईमानदारी से बना लिया करो। तो FBD बना लेते हैं सर।
धैर्य के साथ। यहाँ पे टेंशन लगेगा, जितने स्ट्रिंग दिखते हैं T1 मान लेते हैं हम लोग, मानने का तरीका तो पता ही है। तो एक तो सर यहाँ पे फोर्स लग रहा है T1, एक यहाँ पे लग रहा है T2, ये 1 मीटर है। इसका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा रॉड का, यहाँ से 1 मीटर की दूरी पे, देख लेना आप लोग, 50 न्यूटन। अब इस रॉड को इक्विलिब्रियम स्टेट में रहना है। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब होता है स्टेशनरी स्टेट, न तो रोटेट करे न तो ट्रांसलेट करे। तो इस पे एफ नेट जीरो करो पहले। तो एफ नेट जीरो करने के लिए T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 50 होना चाहिए। पहला बात एफ नेट जीरो करने से आता है। एफ नेट जीरो कर दिया। अब मैंने बोला है पहला इक्वेशन से दो अननोन तो निकल नहीं सकते, तो एक इक्वेशन और चाहिए, तो उसका नाम है टॉर्क इक्वल टू जीरो। तो मैंने बोला था टॉर्क दुनिया के किसी भी पॉइंट के अबाउट जीरो कर सकते हो। तो कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो इस पॉइंट ए के अबाउट जीरो करना चाहूँगा, मेरी इच्छा है, तो बिल्कुल कर लो, टाउ ए जीरो करो। तो टाउ ए जीरो करोगे तो देखो इस पॉइंट के अबाउट जीरो करने जाओगे तो इसका खुद का T1 का टॉर्क तो जीरो आ गया, T1 तो वहीं से पास ही हो रहा है। ये 50 न्यूटन किधर घुमाना चाहता है, इधर, और ये इधर। तो बताना 50 न्यूटन कितनी दूरी पे है, 2 मीटर की दूरी पे। तो 50 इंटू 100 सॉरी 2, और ये वाला इधर जाता है माइनस T2 इंटू 3 इक्वल टू जीरो करना है। तो T2 की वैल्यू आ गया 100/3 न्यूटन, और T1 तब कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा 50 माइनस 100/3, यानी T2 रख दो, इधर ले जाओ घटाओ। तो T1 की वैल्यू आ जाएगा 150, 50/3। आंसर हो गया सॉल्व। अब कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो मान लो मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क जीरो करता, तो बिल्कुल टाउ बी जीरो करके देख लो आप। तो टाउ बी जो बच्चा सॉल्व करता है, ये स्टूडेंट 1 यहाँ से सॉल्व किया, ये स्टूडेंट 2 यहाँ से सॉल्व करता है। तो इसके लिए इसका टॉर्क इधर, इसका टॉर्क इधर, इसका तो जीरो हो जाएगा, तो इसका टॉर्क इधर कितना होगा, T2 इंटू 1 माइनस T1 इंटू 2 इक्वल टू जीरो। तो T2 इक्वल टू 2T1, इस इक्वेशन में T2 की जगह 2T1 रख दो, तो 3T1 इक्वल टू 50, T1 की वैल्यू 50/3 और T2 की वैल्यू देखो कितना आ गया 100/3, सेम आंसर आएगा। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई ये मेरा तात्पर्य बस इतना था, ये दोनों की वजह से सॉल्व करने का, तो मैं आपको ये बात समझा सकूँ कि कभी ये दिमाग में कन्फ्यूजन मत